Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट इन वन शॉट। जल्दी से इसको खत्म करेंगे और सबसे पहले खत्म करने से पहले हम देख लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। देखिए बेटा जी, जो सॉलिड स्टेट है ये आपका अगर सीबीएसई के बेसिस पर बात करूं तो आपका लगभग 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, 4 से 5 नंबर का आता है सीबीएसई के अंदर। ठीक है, सीबीएसई में। और अगर बात की जाए आईआईटी की, मेंस की और नीट की, तो बेटा जी इसमें आपका आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 नंबर का आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई भी इस पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। और अगर आईआईटी एडवांस की बात करूं बेटा जी, तो एडवांस में इससे जो क्वेश्चन आता है, कभी कभार एक क्वेश्चन लगता है। ठीक है, मार्क्स मैं कह नहीं सकती कि फिक्स हैं। ठीक है, एडवांस में नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर क्वेश्चन मर्ज होकर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन मर्जअप होकर आ गया या किसी और कॉन्सेप्ट से मर्जअप होकर आ गया, तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट आईआईटी एडवांस में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको बहुत अच्छे से सोच कर, दिमाग लगाकर फिर वो क्वेश्चन करना होता है। रटा रटाया सवाल नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ। मार्किंग स्कीम आपको पता चल गई होगी। नाउ वी मूव फर्दर। देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और हाँ, जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं, ठीक है, जिनको ये बोर्ड एग्जाम देना है बेटा जी, वो फोकस करें टू द पॉइंट बातों पर। टू द पॉइंट बातें मतलब कि डेफिनेशंस पर ज्यादा इसमें फोकस करना है, एग्जांपल्स पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें से जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है, जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो नहीं आता। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। ठीक है, जनरली नहीं आता है इसमें से। अगर वो 3-4 पार्ट करके दे दे तो बात कह नहीं सकते। ठीक है, कि उसने एक क्वेश्चन में 4 पार्ट दे दिए, बट जनरली इससे नहीं आता। इससे जो क्वेश्चंस लगते हैं वो 1 मार्कर होते हैं, 2 मार्कर होते हैं क्वेश्चंस, और अगर ज्यादा हुआ तो 3 मार्कर, यानी कि एक पार्ट में 3 क्वेश्चंस दे देगा वो आपके। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको डेफिनेशंस पर बहुत फोकस रखना है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है कि टू द पॉइंट जो भी चीज है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा इसे 1 वर्ड में क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपके 1 वर्ड भी आते हैं, असर्शन रीजन भी आते हैं, यू नो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। बेटा जी, सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपके आसपास जितनी चीजें आपको नजर आ रही होंगी वो ज्यादातर सॉलिड है। राइट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सॉलिड है। पानी लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट हम 11th में पढ़कर आ चुके हैं, 12th में सॉलिड पढ़ना था। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है, और आई कैन से दे आर क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। राइट, तो ये हो गई सॉलिड की डेफिनेशन। अब वाइडली सॉलिड को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक होता है एमोर्फस, और दूसरा होता है बेटा जी क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। देखिएगा बच्चा, एमोर्फस में आते हैं आपके मेटल्स, सॉरी इसमें आते हैं, क्रिस्टलाइन में आते हैं आपके मेटल्स। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जनरली जो आते हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल्स आते हैं। whereas यहाँ जो आता है वो आता है आपका रबर, प्लास्टिक। ठीक है, और क्वार्ट्ज ग्लास की अगर बात की जाए, क्वार्ट्ज ग्लास इसी के अंदर आएगा बेटा। क्वार्ट्ज ग्लास बहुत पूछा हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, सीबीएसई में बहुत पूछा हुआ है बेटा जी, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों। ठीक है, तो क्वार्ट्ज इसका एग्जांपल है, क्वार्ट्ज ग्लास इसका एग्जांपल है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो दोनों का जो फोटो है वो आपको 2nd पेज पर बनी हुई मिल जाएगी। येलो कलर का कुछ है और येलो कलर पर रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर के पॉइंट्स भी बने हुए हैं उसमें, तो आप पहचान जाएंगे एक क्वार्ट्ज है, एक क्वार्ट्ज ग्लास है। देखिएगा बेटा जी, जब आप वो फोटो देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि एक जो है, एक तो बहुत ज्यादा फुल्ली अरेंज्ड है और एक जो है वो अरेंज नहीं है। ठीक है, तो जहां पर रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट वो होता है आपका क्रिस्टलाइन। ठीक है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट। ठीक है, जो अरेंजमेंट है क्या है बेटा जी? आपका रेगुलर है। और whereas अगर मैं यहां बात करूंगी बेटा जी, तो इसमें क्या होता है? इसमें रेगुलर नहीं होगा, इसमें इरेगुलर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट।
अच्छा बेटा, जब आप इनको काटते हो, क्रिस्टलाइन को काटते हो, तो दे गिव शार्प कट, ठीक है, बिल्कुल शार्प कट होता है, इसका शार्प कट होता है। और इसका जो क्लीवेज होगा बेटा जी, इसका जो क्लीव होता है, जैसे कभी आपने पेंसिल, कभी रबर को काटा है, जैसे स्कूल में काटते थे, रबर को काटते थे, जब हम छोटे बच्चे थे तब काटते थे, तो फिर देखा होगा आपने, कभी बिल्कुल शार्प नहीं कटती थी, ठीक है, नहीं मैं तो शार्प आती थी, नहीं आती थी शार्प, ठीक है, ब्लेड से भी काटते तो भी शार्प नहीं आती थी। सो द थिंग इज कि जो रबर है उसका जो कट आता है वो थोड़ा इरेगुलर आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर शार्प कट आएगा, क्लीन कट आएगा, वेयरएज इसका कैसा आएगा बेटा जी, इरेगुलर कट आएगा। क्लियर, डन, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा जी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी, रेंज, दे मेल्ट ओवर द रेंज, मेल्ट ओवर अ रेंज, ठीक है, एक रेंज होती है इसकी। तो हमने अभी तक कितना कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दे मेल्ट ओवर अ रेंज। आज जल्दी जल्दी में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, मैं आप ना थोड़ा साफ लिखूंगी, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, फिर अगर बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखते हैं तो ठीक है, देखना। ये हो गया, 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट होता है बेटा जी जिसमें एनआइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक होता है, क्रिस्टलाइंस आर एनआइसोट्रोपिक। इसका मतलब होता है बेटा जी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो हर एक डायरेक्शन में क्या होगी बेटा जी, डिफरेंट होगी, दैट मींस एनआइसोट्रोपिक होगी। एंड ये क्या होती है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सेम इन एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में क्या है बेटा जी, सेम है। ओके, अब इसमें और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट रह गया वो इरेगुलर, शार्प कट, ठीक है, मेल्ट ओवर रेंज, ठीक है बेटा जी। मोस्टली ये जो आपका आता है ये आपका 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, 2 मार्क्स में आपका डिफरेंस पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा 1 मार्क में कि जो एमोर्फस है ये आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है, या क्रिस्टलाइन जो होता है ये एनाइसोट्रोपिक होता है, क्यों होता है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे बिकॉज एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, and crystalline solids have different properties in different direction, that's why they are anisotropic. ओके बच्चा, तो यहां से आपका 2 मार्क का तो ये डिफरेंस आ सकता है, एक मार्क का ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, टोटल डन, क्लियर, ओके गुड। अच्छा, रेगुलर 3D अरेंजमेंट, इरेगुलर, हाँ ठीक है, हो गया है। अब बेटा आगे चलते हैं, इसके जस्ट आगे जब आप पहुंचेंगे तो इसके जस्ट आगे आपको सॉलिड्स को मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, और आई कैन से दैट मॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पर जो सॉलिड्स हैं उनको बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पर और 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला होता है आयोनिक सॉलिड, ठीक है, दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड, एक होता है बेटा जी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड लास्ट वन इज योर मेटालिक सॉलिड, ठीक है, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। ये 4 टाइप के सॉलिड होते हैं बेटा जी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को आगे भी आप डिवाइड कर सकते हो, पोलर सॉलिड, ठीक है, नॉन पोलर सॉलिड्स, इनमें भी आप डिवीजन कर सकते हो। तो इस पूरे में आपको क्या करना है, जैसे कि सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि भाई आयनिक सॉलिड का मतलब क्या हो गया। आयनिक सॉलिड का मतलब हुआ कि जब 2 आयंस मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं तो वो आयनिक सॉलिड होगा, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आयनिक फोर्स होगा, और आई कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स होगा, राइट। किनके बीच में बनेगा, आयंस के बीच में बनेगा। एग्जांपल क्या होगा, NaCl, डन। ऐसे बिल्कुल कोवेलेंट सॉलिड की बात करूं, जैसे कि डायमंड, ठीक है, डायमंड हुआ, SiC हुआ, SiC डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा जी, कोवेलेंट सॉलिड्स है। ओके, किनके बीच में बनेगा, मॉलिक्यूल्स और आई कैन से दैट एटम्स के बीच में बनेगा, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। जो आप किस में पढ़कर आए हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़कर आए हो, राइट। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, वॉन डर वाल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, कि इनके बीच में क्या लगता है बेटा जी, वॉन डर वाल फोर्सेस लगते हैं। जैसे कि अगर मैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं तो पोलर में आ गया मेरे SO2 आ गया, HCl आ गया,
तो बेटा जी इसमें कुछ नहीं करना, इस जो आपको टेबल गिवन है उस टेबल से सिर्फ आपने एग्जाम्पल्स एक बार देखने हैं, दैट्स इट। इससे ऊपर कुछ नहीं करना, उसमें से कोई भी थ्योरी वाला पार्ट उस पार्ट में से नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली एग्जांपल आएगा कि कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल लिखिए, या मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल लिखिए, या फिर मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल लिखिए। मेटालिक सॉलिड में कौन होंगे बेटा जी? मेटल्स होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? कौन होंगे? मेटल्स होंगे। मेटल्स क्या कर रहे होंगे? आपस में बॉन्डिंग कर रहे होंगे, जैसे मैं आयरन की बात कर लूं, कोबाल्ट की बात कर लूं, इनमें क्या होगा? मेटल मेटालिक बॉन्ड होगा। क्लियर? डन? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब चलते हैं हमारे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है जो मैंने अभी बताया। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं। वो क्या है? वो है बेटा जी, इसमें से आपकी 1-1 नंबर की डेफिनेशंस आएंगी। जैसे आपसे पूछेगा स्पेस लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्या होते हैं, तो हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स देम। ओके ओके, चलते हैं। तो बेटा देखिए, आपका अगर मैं बात करूं स्पेस लैटिस, अब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, स्पेस लैटिस, ठीक है। स्पेस लैटिस क्या हो गया बेटा जी? क्या होता है सबसे पहले समझिए। लैटिस जो पॉइंट मानते, देखो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, उनका जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे तो हम उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। उनको किसी भी स्पेस में अरेंज करना क्या होता है? स्पेस लैटिस। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, रेगुलर रिपीटिंग, रिपीट, रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स को रेगुलरली रिपीट करके लगाना ही क्या है? हमारा स्पेस लैटिस है बेटा जी। आप मानकर चलेंगे, अब हम ना जितनी भी थोड़ा यहां तक पढ़ रहे हैं हम, तो आप मान के चलेंगे कि एटम कुछ नहीं है, एक पॉइंट है, कि सिर्फ क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। फिजिक्स के टर्म्स में हम बात करेंगे, केमिस्ट्री कम पढ़ेंगे, फिजिक्स ज्यादा इंक्लूड करेंगे हम, यानी कि बिल्कुल हम कैसे सोचेंगे? लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, जो स्पेस लैटिस है, यानी कि जो लैटिस जो पॉइंट है, जो पॉइंट्स है, यानी कि जो एटम्स हैं, उनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो? आप 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो। एक तो 1 डायमेंशन में, एक ही डायमेंशन में कर लो, एक हो गया 2 डायमेंशन, एक हो गया 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में कर दो। 1D भी हो सकता है, 1D सिंपल, 2D क्या हो गया? ऐसे भी और ऐसे भी, 3D क्या हो गया? बाहर की तरफ भी, राइट। तो जब आप 3D के अंदर रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट करते हो बेटा जी पॉइंट्स का, तो उसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। बेटा इतनी आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा, और क्यों बता रही हूं इतनी आसान भाषा में? क्योंकि इनकी डेफिनेशन बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 3D में, यानी कि रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। डन? समझ आया? ओके गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। एक है नेक्स्ट इज यूनिट सेल। क्या होता है बच्चा यूनिट सेल? यूनिट सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस जो आपने बनाया हो, जो पॉइंट्स आपने अरेंज किए हो, तो उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक of unit cell, or I can say that smallest portion of crystal lattice। crystal lattice का छोटा सा पोर्शन, smallest portion क्या है? क्या है बेटा जी? हमारा है यूनिट सेल। डन? समझ आ गया? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा जी, अब यूनिट सेल के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है उसका लेंथ, ठीक है, और दूसरा होता है एंगल। लेंथ होता है हमारा ABC, ठीक है, एंगल होता है अल्फा बीटा गामा। ओके, अब देखिएगा बेटा, मान लीजिए मेरा ये है A लेंथ, ये है B और ये है C, तो A के जस्ट आगे वाला जो एंगल होगा वो होगा अल्फा, B के जस्ट वाला आगे वाला एंगल होगा बीटा, और इसके जस्ट आगे वाला एंगल होगा गामा। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो वो आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे पैरामीटर्स। अब बेटा जी समझते हैं हम आगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये तो मैंने डायमेंशन समझा दी, ठीक है, लेंथ लिख सकते हो और डायमेंशन लिख सकते हो, लेंथ से बेटर है डायमेंशन लिखो,
ठीक है, डायमेंशंस लिखो। अब बेटा जी नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल पर, कि जो मेरे यूनिट सेल है वो कितने तरीके के होते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, बेटा जी टाइप ऑफ यूनिट सेल जो होते हैं वो होते हैं आपके 7 टाइप्स के। 7 तरीके के तो यूनिट सेल होते हैं और 14 तरह के होते हैं आपके ब्रेवियस लैटिस, और आई कैन से दैट डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट, ब्रेवियस लैटिस। क्लियर? अब मुझे ऊपर पे हटाना पड़ेगा। आई होप आप इसको लिख भी रहे हो, शॉर्ट नोट यहीं से बन जाएंगे। अगर तुम बहुत अच्छे से वन शॉट्स को देखते हो और साथ साथ में शॉर्ट नोट बना रहे हो, यानी कि इन्हीं को लिख रहे हो, तो बेटा शॉर्ट नोट तैयार हो गए आपके। ठीक है, शॉर्ट नोट, बिल्कुल शॉर्ट नोट भी क्या, फुल लॉन्ग नोट ही तैयार हो रहे हैं। हमें तो मेहनत करनी पड़ती है ना इतना कंटेंट देने के लिए। चलो देखो बेटा जी, अब आगे आते टाइप ऑफ यूनिट सेल में 7 टाइप के मैंने बताया, तो आप याद रखेंगे TMO, टमो, ठेकर। ठीक है, क्या है ये समझ जाओगे आप। ये 3 के ग्रुप में आ रहे हैं तो इसको बोलूंगी मैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, कहीं स्पेलिंग गलत है, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये हो गया बेटा जी मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और ये हो गया बेटा जी ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ये हो गया टेट्रागोनल। बच्चा मैं तुमको ना ट्रिक से बता रही हूँ, ये हेक्सागोनल। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये ट्रिक से पढ़ रहे हो। अगर बुक में देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे, किसी भी किताब में देखोगे बेटा जी, तो 7 टाइप का लिखा होगा। एक तरफ डायमेंशंस लिखे होंगे, एक तरफ एंगल्स लिखे होंगे, और यू नीड टू मेमोराइज देम बिकॉज सवाल बहुत आता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या लिखा, टमो, TMO, TH मतलब कि टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। C is cubic and R is rhombohedral। ओके, चलिए अब इनका क्या मैम, टमो ठेकर तो हो गया याद। अब आगे क्या करें, अब आगे ये करिए कि आप इन तीनों का ग्रुप बना दीजिए, इन 2 का ग्रुप बनाइए और इन 2 का ग्रुप बनाइए। अब इन तीनों में कहेंगे कि भाई A और B और C तीनों नाराज हैं और कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी तीनों अनइक्वल। और यहां पर क्या होगा बेटा जी, यहां पर 2 इक्वल। और जब तक आप क्यूबिक यानी कि आखिरी वाले तक पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आपको डायमेंशंस याद हो गए, तो अब बताइए ट्रिक ठीक है, समझ आ गई। टमो ठेकर, ठीक है, तीनों इक्वल नहीं, 2 इक्वल, तीनों इक्वल। क्लियर? अब आते हैं एंगल्स को कैसे करते हैं, एंगल्स को कैसे याद करें। अच्छा बेटा बहुत ना टी में कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर टी है ही ऐसा, कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो टी में कंफ्यूजन होता है तो ट्राइक्लिनिक, इसको याद रखिए कि 3 के ग्रुप में आ रहे तो ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो एक टी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब आते हैं मिस्टर कॉट, एक है मिस्टर कॉट। ठीक है, और कॉट मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉट मैंने क्या होता है, क्या होता है, जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, 4 पाई ले लो, है वो भी क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो 4 पैर वाला यानी कि मिस्टर कॉट, समझे, मिस्टर कॉट 4 पैर वाला। ठीक है, आप देखो 4 पैर वाला है तो कौन सा टी होना चाहिए, 4 पैर वाला भाई टेट्रा, एग्जैक्टली समझ आ गया, टेट्रागोनल का टी है ये, ट्राइक्लिनिक का टी नहीं है, क्योंकि कॉट माने क्या, कॉट माने 4 पैर वाला। ठीक है, चलिए ओके, अब आते हैं, अब बाकियों को डिकोड कर लेंगे। ये कौन हो गया, मोनोक्लिनिक, ये हो गया रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को बेटा ट्राइगोनल भी कहते हैं, कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। ट्राइक्लिनिक एंड ट्राइगोनल बोथ आर डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट है। अच्छा ओके, 290, हाँ अभी बताते हैं। ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक, दिस इज टेट्रागोनल, यानी डिकोड हो गए सारे, दोबारा नहीं लिखो ना। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चा, यहां जो होगा, ये जो होगा ये शो करेगा 290, यानी कि 2 एंगल जो होंगे वो 90 के होंगे। ठीक है, 2 एंगल क्या होंगे बेटा जी, 90 के होंगे। ये होगा 990, ठीक है, 290 990, इसमें कोई भी एंगल जो होगा बेटा 90 नहीं होगा।
और ये जो होगा इसमें तीनों के तीनों एंगल जो होंगे बेटा जी 90 होंगे, यानी कि ऑल 90। क्या बताओ, इतनी बात समझ आ गई? हाँ बोलो जल्दी, इतनी कहानी समझ में आती है? क्लियर हुआ? इसमें होगा 290, यानी कि दो एंगल 90 होंगे अल्फा बीटा गामा में से दो एंगल 90 दिख जाएंगे आपको। इसमें कोई भी 90 नहीं दिखेगा, यानी कि तीनों इक्वल तो होंगे बेटा जी, ट्राइगोनल में तीनों इक्वल तो होंगे बट 90 नहीं होंगे। क्लियर हो ये बात? ऐसे होगा कुछ, इक्वल होंगे बट 90 नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो एंगल क्या होंगे बेटा जी 90 होंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 5 के एंगल याद करा दिया आपको, 2 के एंगल अभी भी बचे हैं। तो देखो 2 कौन से बच गए, एक बच गया मेरा हेक्सागोनल और एक बच गया मेरा ट्राइक्लिनिक। देखना बेटा जी, ट्राइक्लिनिक तो बड़ा मजेदार है। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ओके मैं दोबारा लिख देती हूँ, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, देखिए तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है बेटा जी, ना तो देखिए कोई भी डायमेंशन सेम थी, ना ही कोई भी एंगल सेम होगा और ना ही वो 90 होंगे। तो ट्राइक्लिनिक में ना तो डायमेंशन सेम होती है, ना कोई भी एंगल सेम होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान में रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे। ओके, अब आगे आते हैं बेटा जी, एक बच गया आपके पास हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल की तो टेंशन नहीं, क्योंकि हेक्सागोनल है तो एक एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्रीज होना चाहिए, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, लेकिन गामा बराबर क्या होगा बेटा जी आपका 120 डिग्रीज जा रहा होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, यानी कहीं पर भी आपको 120 का एंगल दिख रहा हो तो वह हेक्सागोनल है, कोई भी डायमेंशन सेम नहीं है, कोई भी एंगल सेम नहीं है तो वो ट्राइक्लिनिक है। और बाकी आप याद रख लेंगे, कोई भी सेम नहीं है, 2 सेम है और तीनों सेम है। ठीक है, मिस्टर कॉट में 290 मतलब कि 2 एंगल 90 है, नो 90 कोई भी 90 नहीं है, इक्वल है बट 90 नहीं है, आगे वालों में ऑल 90। डन। अब इस पे सवाल देखते हैं, सवाल कैसे आएगा। सवाल आपसे ये पूछेगा बेटा जी कि बता दो फटाफट से कि जो क्यूबिक है उसके डायमेंशंस और एंगल्स क्या होंगे, या हेक्सागोनल के डायमेंशन है और एंगल क्या होंगे, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट सेल ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का पूछ लेगा बेटा जी, मैच बॉक्स से कौन सा होगा, या मैच बॉक्स में कौन सा यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो मुझे बताना, ठीक है, कि मैच बॉक्स में कौन सा यूनिट सेल होगा। सवाल आया हुआ है बेटा जी, ये आई थिंक ये मेंस का या फिर एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस या एडवांस का क्वेश्चन है, मैच बॉक्स का पूछा था। आई होप इतनी ट्रिक आपको समझ आई होगी बेटा जी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। यहां पर आपको जितना आया था वो समझ आ गया। अब बढ़ते बेटा जी टाइप ऑफ लैटिस पर, यानी कि लैटिस कितने तरीके का होता है। टाइप ऑफ लैटिस बेटा जी, जो आपका लैटिस होगा वो 4 तरीके का होगा। एक होगा सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव भी बोलते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, यानी कि एंड सेंटर्ड। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक होता है आपको पता है बेटा जी, सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किस पर होंगे बेटा, कॉर्नर पर जाएंगे। सिर्फ किस पर जाएंगे, कॉर्नर पर, यानी यहाँ 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 कॉर्नर पर। ठीक है, बीसीसी में क्या होगा बेटा जी, जो एटम होगा वो किस पर जाएगा, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो जाएगा ऑल कॉर्नर्स पर। ठीक है, कॉर्नर्स, कॉर्नर और कॉर्नर पर जाएगा। यहां पर क्या जाएगा बेटा जी, ऑल कॉर्नर प्लस बॉडी। यहां पर क्या जाएगा, ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेसेस। ओके, और ईसीसी में कहा जाएगा, बताओ जल्दी, एंड सेंटर्ड में कहा जाएगा बेटा जी, ऑल कॉर्नर प्लस 2 फेस पर जाता है ईसीसी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां रखा है, यहां रखा है। क्लियर, डन, समझ आ गया। ओके, अब बेटा समझना आगे, ये हो गया मेरा टाइप ऑफ लैटिस। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी 7 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, तो अब आप 7 तरह के यूनिट सेल में ये चारों लगाओगे तो आपके 28 पॉसिबल अरेंजमेंट होने चाहिए। ठीक है, 28 पॉसिबल अरेंजमेंट शुड बी देयर। जैसे कि मान लीजिए क्यूबिक है, क्यूबिक में मैंने चारों लगा दिए, ये 4। ठीक है, मान लीजिए टेट्रागोनल है, मैंने चारों लगा दिए। ठीक है, तो टोटल
पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होने चाहिए थे 28, लेकिन होते कितने हैं 40, 14 होते हैं। और इन्हीं पॉसिबल अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस यानी ब्रेवियस लैटिस इज नथिंग बट द टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, क्लियर, डन, समझ आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर कोई कॉर्नर पे पूछे तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताइए जल्दी। कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/2, फेस पर कितना होता है 1/2 होता है। और कॉर्नर हो गया, फेस हो गया। अगर बॉडी पर पूछूं तो बॉडी पर कितना होगा 1 होगा। और अगर एज सेंटर पर पूछा जाए, एज सेंटर पर पूछा जाए तो कितना होगा बेटा जी 1/4 होगा। क्लियर। अब देखो मैं देती हूँ आपको एक सवाल, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन वॉइड से भी करवाऊंगी। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपका जो ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, एंड ए ऑक्यूपाई ऑल द कॉर्नर, ऑल कॉर्नर, सारे के सारे कॉर्नर पर जाता है, ठीक है, ऑल द कॉर्नर्स। ओके, और बी ऑक्यूपाई ऑल फेसेस, सारे के सारे फेस पर जाता है। ठीक है, तो बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। बहुत इजी है, देखो जो ए होगा वो सारे के सारे कॉर्नर पर अगर जाएगा बेटा जी, तो सब के सब कॉर्नर पर जब जाएगा तो 1/8 इंटू 8 हो गया, यानी 1 हो गया। और ये सारे के सारे फेसेस पर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बी 1/2 मल्टीप्लाई 6, 6 फेसेस होती है और एक फेस पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आधा, यानी कि कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया AB3 आ गया। बताओ समझ आ गई बात, ठीक है, डन, समझ आ गया। ओके डन। इस पर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस पर डिफिकल्टी कब होती है, बच्चों को डिफिकल्टी होती है जब इसमें वॉइड डाल दिया जाता है, वॉइड इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो वॉइड अभी देखेंगे बच्चा, वॉइड का भी मैं ट्रिक बता दूंगी, डायरेक्टली ट्रिक से सवाल हो जाएगा। चलिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी नेक्स्ट नाउ वी आर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो निकाल रहे हैं हम। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक का देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे सिंपल क्यूबिक, और टाइप ऑफ लैटिस के अंदर सबसे पहले सिंपल क्यूबिक है, पीसीसी है, एफसीसी है, मैंने लिख दिया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच सके। देखिएगा बेटा, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो किस पर जाते हैं, कॉर्नर पर जाते हैं। बॉडी में क्या होगा, कॉर्नर प्लस बॉडी पर, और फेस में क्या होगा, कॉर्नर प्लस फेसेस पर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर हम 2-3 चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज है ए और आर के बीच का रिलेशन। ए क्या है, ए इज योर एज लेंथ। ठीक है, जो ये क्यूब है इसका जो टोटल लेंथ होता है, एज लेंथ होता है, ये होती है ए। और जो रेडियस है, रेडियस किसकी, एटम की, दिस इज रेडियस ऑफ एटम, ये एटम की रेडियस होती है बेटा। अब ये एटम की रेडियस, अब देखिएगा हम ये मानकर चलते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करें, टच करें। तो यहाँ पर जब एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे तो ये टोटल ए है बेटा जी, ये टोटल ए होगी, और यहाँ पर ये वाला एटम इस वाले एटम को बिल्कुल इस तरीके से टच कर रहा है। ठीक है, तो टच करेगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी रेडियस आर, इसकी आर, तो ये बराबर क्या हो गया, इक्वल टू 2। अब देखिएगा, अब ऐसे ही यहाँ पर भी रिलेशन निकालते हैं बेटा। तो बॉडी सेंटर्ड में जब आप निकालोगे तो बॉडी सेंटर में जो ये बॉडी डायगोनल होता है, भाई बॉडी डायगोनल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये आर, ये 2r, ये r, तो टोटल कितना हो गया 4r हो गया, राइट। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो आपका रिलेशन क्या आ गया, रेडियस और एज लेंथ के बीच में 4r इक्वल टू √2 है, √3 है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है मैंने, फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल जब ड्रॉ करेंगे तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी है, √2 है। अब देखो ये r, ये 2r, ये r, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 4r इक्वल टू √2 है। तीनों रिलेशंस को एक साथ याद रखो, ये इनके बीच का रिलेशन है। अब नेक्स्ट चीज जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो है पीएफ। पीएफ माने की पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, और यू कैन से दैट पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, कि टोटल स्पेस का कितना % ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या होगा, फॉर्मूला है, कॉमन है सबके लिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर मल्टीप्लाई बाय z, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना एटम होता है सिंपल क्यूबिक में, एक होता है। कैसे आया, 1/8, यानी कि 8 तो हमने एटम्स लगाए थे, और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा जी एटम का, 1/8 है। तो एक यूनिट सेल में एटम कितना हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से
यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 2। कैसे 2 हुआ, सारे के सारे कॉर्नर पर एक एटम गया भाई, 8 कॉर्नर पर गया, एक पर 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। और बॉडी पर कितना होगा, बॉडी वाले किसी से शेयर थोड़ी ना हो गए, तो वो हो गया कंट्रीब्यूशन 1। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। आप देखिएगा तो ये जो है बेटा जी, तो आप 1 + 1 2 हो गया। अब इधर आते हैं, फेस सेंटर्ड में क्या होगा बेटा जी, सारे के सारे फेसेस पर जा रहे हैं, एक फेस पर कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो 6 फेसेस पर कितना हो गया 3, और सारे के सारे कॉर्नर यानी कि 3 + 1 कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये Z क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स है इन अ यूनिट सेल। हमने ये निकाल दिया, हमने A और R के बीच का रिलेशन निकाल लिया। तीसरी चीज हम निकाल रहे PF। PF का सबका कॉमन फॉर्मूला है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने Z की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पर Z की वैल्यू 2 रखी है, और अगर मुझे यहाँ पर PF निकालना होगा तो मैं यहाँ पर भी 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 4 करके डिवाइडेड बाय a³ करूंगी। भाई टोटल जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होगा, क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है वही a³ होता है ना, सारी की सारी लेंथ क्या है, सेम है। ओके डन। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, a और r के बीच का रिलेशन। तो 4/3 पाई, आप देखना यहाँ पर अगर मैं लिख दूं a/2, ठीक है, इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय a³, तो a³ से a³ क्या होगा बेटा, कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.524, दैट मींस 52.4% यू विल गेट। ठीक है, आगे बात करूंगी बेटा जी, तो अब यहाँ पर आप रिलेशन यूज करेंगे, तो 4/3 पाई r³ r की जगह रख दीजिए √3/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय a³, यहाँ पर कुछ रह गया, a रह गया ना। अब बेटा जी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.68, और ये बन जाएगा 68%। बेटा यहाँ पर याद रखना, पाई की टर्म्स में भी कई बार पूछ लेता है, तो ये बनता है पहले पाई/6, ठीक है, इसका पाई का खुद निकालना और मुझे बताना। अब यहाँ पर आते हैं बेटा, जब यहाँ निकालेंगे तो ये क्या होगा 4/3 पाई, आप r की जगह रख दीजिए बेटा जी, आपका कितना आएगा √2/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय a³। ठीक है, आप इसको कट करेंगे तो आपका जो पीएफ आ जाएगा वो 0.74 आ जाएगा, और परसेंट में निकालेंगे तो जो पीएफ होगा वो कितना आ जाएगा 74%। बेटा जी ये जो 74% जो आपका एफसीसी में आया है, यही सेम बिल्कुल सेम होता है एचसीपी में भी। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो पढ़ते हैं बेटा जी, जो कि कैसी होती है, एबी टाइप होती है। ठीक है, एबी टाइप, उसमें भी क्या आता है बेटा, सेम यही आता है, यानी कि 74% ही उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। लेयरिंग कैसी होती है, एक हेक्सागोनल फिर तीन एटम्स होते हैं, फिर हेक्सागोनल फिर 3 एटम्स होते हैं। फटाफट से एक बार क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब कि क्लोज पैकिंग क्रिस्टल्स में कैसे कैसे हो सकती है उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा एक मिनट, इससे पहले ना हम डेंसिटी थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए डेंसिटी पढ़ते। डेंसिटी के बाद हमारे ये 2 टॉपिक्स और हाइड्रोजन इफेक्ट भी बचा है। चलिए देखिए बेटा जी, डेंसिटी अगर बात की जाए तो यूनिट सेल में, यहाँ पर जब हम डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो हम डेंसिटी एक यूनिट सेल में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, यूनिट सेल में। अब डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या है आपका, सही है, क्या है बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है, आपकी डेंसिटी होती है। ओके लिख दो। आपको जल्दी बढ़ाने में ना 1 शॉट में मैं सांस भी नहीं ले पाती ठीक से। डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा जी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी डेंसिटी निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं यूनिट सेल की डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर क्या होता है बेटा जी, मास ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का मास ऑफ अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, एक वॉल्यूम का यूनिट सेल का वॉल्यूम। ठीक है, तो बेटा जी जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, अगर मैंने एजिलेंट नहीं मानी है तो वो तो एक क्यूब ही होगा, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है यूनिट सेल का। यूनिट सेल का मास जब हम थोड़ा सा भी मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, आपको निकालना है W। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे,
यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मास से मल्टीप्लाई। भाई यही तो होता है गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। जिसको नहीं समझ आता वो बेटा मोल्स वाली एक बार वीडियो देखे, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आप इसको अगर उधर ले जाएंगे तो आपका क्या आ गया, ये आ गया W गिवन मास। बेटा जी ये जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है यही तो Z होता है, यही तो Z होता है। तो इसको उठा के मैंने यहां रखा तो मेरा क्या आ गया फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला आया है W इक्वल टू ZM N नॉट A क्यूब, जिसको यहां पर सॉरी W की जगह यहां रखना था ना, तो ये हो गया मेरे डेंसिटी। जिसको भी बेटा परेशानी आती है फॉर्मूला याद करने में, फॉर्मूला समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो एक कोड वर्ड याद रखें, जमुना। ठीक है, क्या याद रखना है, जमुना, जमुना। ठीक है, देख लो Z M से हो गया मास, N से एवोगाड्रो नंबर, A से हो गया A, जमुना। ठीक है, और क्या हो गया, आपके डेंसिटी का फॉर्मूला तैयार है। डेंसिटी बेटा जी आप ग्राम पर सीसी में निकालेंगे, ग्राम पर सीसी में, और जो एज लेंथ होगी A, मान लीजिए वो पिकोमीटर में गिवन है, तो आपको ना सेंटीमीटर में चेंज करनी पड़ेगी। तो आप रिलेशंस याद रखेंगे, कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं, पीको में -12, जो है 1 पिकोमीटर की अगर बात करूं तो क्या होता है 10⁻12 मीटर्स होते हैं। और नैनो हो गया, पिको हो गया, एंगस्ट्रॉम में आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर्स होते हैं। क्लियर क्लियर, समझ आ गया, डन, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। कई बार क्या होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे या तो वो आपसे डायरेक्टली डेंसिटी पूछ लेगा, एक टाइप के सवाल। दूसरे टाइप के सवाल की वो आपको सब कुछ देगा, आपसे Z पूछ लेगा। वो कहेगा कि बताओ, Z पता लगा के बताओ कि ये क्या है, SCC है, BCC है, FCC है, बताओ। ठीक है, तो Z अगर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक है, 2 आ गया तो BCC है, 4 आ गया तो FCC। ठीक है, समझ आएगा। और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे टोटल वॉल्यूम पूछ सकता है। मान लीजिए उसने एज लेंथ दे दी, ठीक है, सब दे दिया कंपटीशन में, और आपसे पूछा कि वॉल्यूम बता दो, और आप ये फॉर्मूला लगाने में लग रहे हो, ना 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 ना। देखो मान लो कि उसने एज लेंथ गिवन है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सिंपल है A क्यूब कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। समझ आ रही है बात। और अगर एज लेंथ गिवन नहीं है फिर वॉल्यूम पूछ रहा है, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाकर एज लेंथ A निकाल सकते हो। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, मैथमेटिक्स। अब तो मैथमेटिक्स है और ग्राम पर सीसी में निकालना है, ये याद रखेंगे। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये हो गया हमारा डेंसिटी की क्वेश्चंस। डेंसिटी में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग। देखिए जब बेटा जी हम पैकिंग करते हैं तो हम पैकिंग इस तरीके से करते हैं कि भाई जो हमारा स्पेस है वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाए और कम से कम स्पेस जो है वो खाली बचे। तो पैकिंग किस तरीके से होती है, क्लोज पैकिंग का मतलब समझ गए। ठीक है, क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अब बेटा जी ये 1 डायमेंशन में भी हो सकती है। 1D में तो आप ऐसे लगा देते हो एटम्स। 2D में क्या होता है बेटा जी, आप इस तरीके से लगा सकते हो एटम्स को। ठीक है, 2 डायमेंशन में लगाती है, आप इस तरीके से लगा दो 2D में। अब 2D में भी 2 तरीके हैं, आपने एक लेयर के नीचे जस्ट दूसरी लेयर लगा दी, और आपके पास क्या हो सकता है कि भैया आपके पास ये लेयर थी और आप क्या करो, अगली लेयर जब लगाओगे तो यहां पर लगाओ, यानी ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है ना दोनों के बीच में। वॉइड का मतलब समझो, वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली स्थान, यानी कि खाली जगह। ठीक है, जो भी जगह खाली है वो वॉइड है। ठीक है, वॉइड वैकेंसी। ठीक है, अब देखो 3D, अगर 3D में बात की जाए तो क्या होगा बेटा जी, ऐसे तो लग ही रहा है, एक आउटर स्पेस में भी बात होगी। अच्छा यहां पर देखिएगा बेटा जी, ये जो लेयरिंग है इस तरीके से जब लेयरिंग होती है, ए टाइप लेयरिंग, यानी उसी एटम के नीचे दूसरा एटम भी आ रहा है तो ए टाइप बोलते हैं। जब इस तरीके से होगी तो ये होगी बेटा जी ए बी टाइप। अब देखो अगर ए बी टाइप, अगर मैं वापस से ये लगाऊं लेयर, ठीक है, तो बेटा यहां पर ना ये एक हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, ये हेक्सागन बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं HCP पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और आई कैन से क्लोज पैकिंग मत बोलो, हेक्सागोनल लैटिस बोल दो, हेक्सागोनल लैटिस बोल दो आप।
और यहाँ पर देखना बेटा जी, यहाँ पर क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये हो गया आपका स्क्वायर लैटिस। क्लियर? ये हो गया 2 डायमेंशन में। 3D में बात की जाती है बेटा जी, तो 3D में आपकी 2 तरह की पैकिंग होती है, एक होती है HCP यानी कि बिल्कुल इस तरह से, जो कि होता है आपका AB टाइप। AB टाइप टाइप का मतलब होता है कि भाई हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन है, फिर 3 एटम्स है, फिर हेक्सागन, ठीक है। हाय हाय, मैं कहती हूँ ना मुझसे जल्दी में साफ नहीं बनते हैं। देखो ये हेक्सागन है, फिर यहाँ पर हेक्सागन है, अब देखना ध्यान से समझो, हेक्सागन 3 एटम्स, फिर हेक्सागन, फिर हेक्सागन, फिर यहाँ पर 3 एटम, फिर हेक्सागन, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये हो गई हमारी ए लेयर, ये हो गई बी लेयर, ये हो गई ए, ये हो गई बी। बेटा जी यहाँ पर भी 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, ये हो गए 3 एटम्स। तो अगर मैं इसका Z निकालूंगी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो Z बराबर हो जाएगा इसका 1/2 into 2 यानी कि इन 2 एटम्स का। ये 3 एटम तो पूरे जा रहे हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे एक यूनिट सेल में। और यहाँ पर भी एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, ऊपर 6 और ऊपर नीचे 6 और ऊपर 6 यानी टोटल 12, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 यानी कि हो गया 1 + 3 + 2 यानी कि कितना हो गया 6 टोटल। और एक होती है CCP पैकिंग और यू कैन से FCC पैकिंग, और ये होती है बेटा ABC टाइप, ABC टाइप। ये क्या होती है बेटा जी, ये हेक्सागन होगा आपका, और हेक्सागन के बाद 3 की लेयरिंग होगी कुछ इस तरीके से, फिर 3 की लेयरिंग होगी कुछ इस तरीके से, फिर वापस से हेक्सागन जाएगा, ठीक है, फिर वापस से क्या होगा बेटा, हेक्सागन बनेगा। यहां पर वो अगेन सेंटर एटम है। क्लियर? डन? समझ आ रही? अब देखो, तो आपसे क्या पूछ रहा है, कि यहां पर मुझे ये बता दो कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर वो आपसे पूछ रहा है इसका, तो भाई इसका तो बहुत सिंपल है। देखो यहां पर इसके भी 3 एटम्स, नीचे भी 3 एटम्स होने वाले, है ना, 3 एटम्स होंगे, 3 एटम्स है यहाँ। तो मान लीजिए इसका पूछ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा जी नियरेस्ट नेबरिंग एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो 6 होता है सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। देखोगे बेटा सिंपल क्यूबिक में तो 6 आएगा। अगर BCC में बात करेंगे तो 8 आएगा, और अगर FCC में बात करेंगे बेटा जी तो आएगा 12। इसमें अगर बात करूं तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो देखिएगा 3 ऊपर 3 नीचे, 6 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए। यानी कि अगर इस एटम का यानी कि मिडिल लेयर में बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा जी, 12 है। अगर लेयर के बीच में बात की जाए, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था कि एडवांस में थोड़ा सोचने वाले सवाल देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रटा है, तो बिल्कुल एडवांस का सवाल नहीं होगा। तो एडवांस में पूछा हुआ था कि जो अपर मोस्ट लेयर होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये मान लीजिए टॉप मोस्ट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 ये हो गया, और इसके नीचे कितने, 3 एटम, यानी कि इस स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 9 आ गया। कब, जब ये क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये IIT एडवांस में पूछा था 2012 में, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है। ओके डन, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, चीजें वही थी, पर थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। डन, समझ में आ गया बेटा जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया टोटल। और इनका जो वैल्यू होती है वो होती है 74%, यानी कि जो पीएफ की वैल्यू है वो कितनी है बेटा जी, 74% है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब मैं बढ़ूं आगे चल जाओ, देखना बेटा जी। अब आप ये जो जगह देख रहे हो ना, ये जो जगह देख रहे हो इसको हम कहते हैं खाली स्पेस। खाली स्पेस माने यही जो खाली स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड, ठीक है। अब ये वॉइड होते हैं बेटा जी 4 तरीके के, एक होता है क्यूबिकल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ट्रायंगुलर, ठीक है। 4 तरीके के हमारे वॉइड हैं, मैं यहां लिख देती हूं वॉइड। कौन कौन से, ट्रायंगुलर, बेटा ट्रायंगुलर होता है, और ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है बेटा जी। ये 3 के जब 3 एटम्स होंगे ना,
और 3 एटम्स के मिलने से जो वॉइड जनरेट होगा वो होगा, ठीक है। और ट्रायंगुलर वॉइड बोलिए, ट्रायगोनल मत बोलिए, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वॉइड बोलिए, ठीक है बेटा जी। टेट्राहेड्रल वॉइड होता है एक, टीडी वॉइड, वो क्या होगा, इन 3 के ऊपर जस्ट आप एक एटम और रख दीजिए, वो होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है कि आपका जो वॉइड तैयार हुआ है ट्रायंगुलर वॉइड, 2 ट्रायंगुलर वॉइड से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, यानी कि नीचे की तरफ एक ट्रायंगुलर वॉइड होगा और इसके इसमें देखिए यहां पर अगर मैं ये लगा दूं तो ये क्या होगा बेटा जी, 2 ट्रायंगुलर वॉइड होंगे, मतलब 2 ट्रायंगुलर वॉइड हो गए ना, तो इनके मिलने से जो जनरेट होता है दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और जब आपका सारे के सारे एटम्स जो होते हैं बेटा जी किस पर गए हो, कॉर्नर्स पर गए हो, तो बीच में एक वॉइड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। तो क्यूबिकल वॉइड का जो एरिया है, जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्टाहेड्रल का है, फिर टेट्रा का है, और ट्रायंगुलर सबसे छोटा है। दैट कितनी बात समझ आती है। अब देखिएगा बेटा जी आप इसमें सवाल कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम सवालों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से हो जाए, ठीक है। देखो अब बेटा एक चीज याद रखेंगे कि जो लैटिस होता है, जो लैटिस फॉर्मेशन होती है, लैटिस फॉर्मेशन जो होगी वो हमेशा करेगा एनायन, और जो केटायन होगा वो हमेशा जाकर बैठेगा वॉइड में। कहां जाकर बैठेगा, वॉइड में ना, इतनी बात समझे। अब देखो केटायन वॉइड में जाकर बैठा और लैटिस फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एनायन कर रहा है। अब सवाल देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी और ट्रिक के साथ देखते हैं डायरेक्टली। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होते हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होते हैं, एच सेंटर पर और बॉडी पर। भाई एक बॉडी पर और कितने हो गए, एक बॉडी पर होता है और ये हो गया एक बॉडी पर, और एच सेंटर पर कितने हो गए टोटल, भाई 12 एजेस होती है, एक पर कंट्रीब्यूशन 1/4, तो कितना हो गया 3, यानी कि टोटल कितने हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो गए। ये तो सबको पता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं बताओ, टीडी वॉइड कितने होंगे, 8 होंगे, है ना। 2 at each बॉडी डायगोनल, 2 होते हैं हर एक बॉडी डायगोनल पर, तो 4 बॉडी डायगोनल हो गए तो 8 हो गए, ठीक है। ये तो सबको पता है, बट इससे सवाल कैसे बनाने हैं वो सीखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको गिवन है O2 माइनस फॉर्म्स CCP लैटिस, O2 माइनस फॉर्म्स CCP लैटिस, लैटिस फॉर्म करता है। A ऑक्यूपाई A +2 चार्ज हमारे दे दिया है उसने, यानी केटायन है, ऑक्यूपाई हाफ ऑफ TD वॉइड, TD माने टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और B +3 चार्ज ऑक्यूपाई, या चार्ज मत लिखिए आप, B ऑक्यूपाई हाफ ऑफ OH वॉइड, ठीक है, हाफ ऑफ OH वॉइड, ठीक है डन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा। जैसे अभी थोड़ी पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें सिंपल था कि भाई कितने फेस पर जा रहे हैं, कितने एच सेंटर पर जा रहे हैं, या कितने कॉर्नर्स पर जा रहे हैं, तो उससे डायरेक्टली सवाल होता था। लेकिन अब वॉइड आ गया, अब वॉइड आ गया तो कैसे करेंगे, देखिएगा बेटा जी ये सिंपल है कि अगर वॉइड आ रहा है तो ये भाई केटायंस है, ठीक है डन। आप देखो सवाल यहीं से शुरू होता है, कोई इमेजिनेशन नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये करना, ठीक है। अब देखो LOT क्या होता है, देखो देखते हैं। ट्रिक इज लोटिंग, LOT, ठीक है। CCP या FCC के लिए अगर बात करूं तो याद रखना 448, ठीक है। और HCP के लिए बात करूं तो 6 अब ये LOT है क्या बता दूं, L है लैटिस, ठीक है, L है लैटिस। कुछ नहीं सोचना, कुछ इमेजिनेशन नहीं लगानी, ठीक है। लगा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं। ट्रिक कैसे है, देखो L मतलब लैटिस, यानी कि कितने लैटिस पॉइंट है FCC CCP में 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं 4, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं 8, ठीक है। अगर HCP की बात करूं वहीं पर तो 6 बार 6 लैटिस पर है, लैटिस पॉइंट कितने 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने 6 और TD कितने 12, डन, समझ आया। चलो सवाल पर आते हैं।
उसने कहा भाई लैटिस सीजीपी लैटिस पर जा रहा है, कितने लैटिस पॉइंट है 4, यानी कि O2 माइनस कितना हो गया 4। ए हाफ ऑफ टीडी वर्ड में टीडी वर्ड कितना है 8, यानी कि 8 मल्टीप्लाई आधा कितना हो गया 4। ठीक है, अच्छा बी कितना जा रहा है, बी कितना है भाई, बी है हमारा 4, यानी कि आधा ऑफ 4 यानी कि 2। समझ आ रही है? अब लिख दो A4 B2O4। अब सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होता है हमको, तो 2 से पूरे में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा जी 2B2 A2BO2। समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया बेटा जी? कैसे करना है समझ आया? कुछ भी नहीं है, एलओटी याद रखो बस, हो गया समझ। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए वो आपसे यहाँ पर HCP लैटिस कह देगा, इमेजिन करके निकालना तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए अब करते हैं सवाल। ओके, O2 माइनस कितना जाएगा, लैटिस मान कितने 6 हैं, 6 लिख दो। ए कितना है बेटा जी, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कितने 12 का आधा। ठीक है, कितना हो गया 6। बी कितना है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 6 इंटू आधा यानी कि 3, यानी कि A6 B3O6। तो कितना आ जाएगा बेटा जी, डिवाइड कर दो पूरा, A2BO2। बताओ समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि यहां पर ऑल OH वर्ड, सारे के सारे OH वर्ड ले रहे हैं, तो अगर सबके सब OH वर्ड लेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अगर 6 आ जाएगा तो आप यहाँ भी क्या रख देंगे, B कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा था? नहीं लिखा था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए, ABO। बताओ क्वेश्चन समझ आया, क्लियर हो गया? बेटा जी ए और आर के रिलेशन पे भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए उसने कह दिया, एक क्वेश्चन और करा देते हैं ए और आर के रिलेशन का, कि क्वेश्चन में बोल दिया बेटा उसने कि डिस्टरबाइन, हाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि जो Fe है वो क्रिस्टलाइज होता है इन, कुछ भी ले लो, FCC लैटिस ले लो। ठीक है, FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है, जो Fe होता है वो क्रिस्टलाइज होता है FCC लैटिस में। ठीक है, FCC लैटिस में, और जो उसका एज लेंथ A है वो 408 पिकोमीटर है। तो बताओ रेडियस कितना होगा? तो FCC लैटिस से क्या पता चल रहा है हमें कि भाई हमें 4r = √2a वाला फॉर्मूला लगाना है। बेटा इन टर्म्स में याद रखोगे तो तुम भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, जो बच्चे इसको काट पीट के नीचे रूट ले आते हैं वो नहीं करना, गलत हो जाएगा, कभी भी भूल सकते हो, ये वाला याद रखो। ठीक है, अब देखो r निकाल ले तो बराबर कितना हो गया, √2/4 और 408 पिकोमीटर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? देखो एक और एडवांटेज है, अगर आप फॉर्मूला इस तरीके से याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन हमेशा आसान होगी, इजी, आसान। रूट में करके रखोगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि कोई भी सॉलिड क्या है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होता है उसके अंदर, इम्परफेक्शन होता है, यानी कि डिफेक्ट्स होते हैं। देखिए बेटा जी, डिफेक्ट्स का सबसे पहले रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि जब बहुत ज्यादा हाई हीट से सॉलिड को निकालते हैं या फिर उसका प्यूरिफिकेशन, आपको भी पता है प्यूरिफिकेशन के दौरान में कुछ ना कुछ हीटिंग प्रोसेस भी होता है। तो बेटा जी आपका हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आपके एटम्स है ना वो अपनी प्लेस भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं हमें किस जगह बैठना था और वो कहीं और जाकर बैठ जाते हैं या फिर वहां से अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो यही एक रीजन होता है क्या, डिफेक्ट होने का किसी सॉलिड के अंदर। देखिए बेटा जी, तो सबसे पहले हम बात करें तो क्या है, सबसे पहले लाइन डिफेक्ट है और आई कैन से पॉइंट डिफेक्ट है। लाइन डिफेक्ट में क्या आता है, डिसलोकेशन ऑफ एंटायर रो, यानी कि पूरी की पूरी रो ही क्या होगी, चलेगी। ठीक है, पूरी की पूरी रो क्या हो गई, चलेगी, या फिर आई कैन से कि अरेंजमेंट वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। ओके, कंप्लीट रो में। और पॉइंट डिफेक्ट होता है बेटा जी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। ठीक है, वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। अब समझते हैं बेटा जी, डिसलोकेशन ऑफ द एटम्स फ्रॉम इट्स पॉइंट, उस पॉइंट से जो एटम्स है वो क्या हो गए, डिसलोकेट हो गए।
देखिए पॉइंट डिफेक्ट होते हैं तीन तरीके के, स्टोइचियोमेट्री, नॉन स्टोइचियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी। स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर बेटा जी आपको पता चल रहा है कि केटायन एनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कैसे रह जाएगा, वरना वो नहीं बचेगा, ठीक है। और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होगा, केटायन एनायन का रेशियो चेंज हो सकता है। इम्प्योरिटी में क्या होगा, हम बाहर से कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या होगा बेटा जी ऐड करेंगे, ठीक है। बेटा ये वाला जो टॉपिक है इससे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सीधा, कंपटीशन में भी सीधा क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल पूछ लेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो इसी में से कोई पॉइंट पूछ लेगा आपसे। अभी फ्रैंकल-स्कॉटकी को हम कंप्लीटली भी पढ़ेंगे, तो देखिएगा बेटा जी, या आपसे कोई भी पिक्चर दे देगा, डायग्राम दे देगा और पहचानने को कह देगा कि बताइए इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट है, तो ये समझ नहीं आएंगे तब तक सवाल नहीं होगा, सिर्फ रटने से नहीं होगा। पहले समझते हैं, फिर ट्रिक भी साथ साथ में देखेंगे। देखिएगा बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक ये मैंने बता दिया, केटायन एनायन का रेशियो चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जो भी कुछ है वो अंदर अंदर है, आपने बाहर से कुछ नहीं डाला। जब आप बाहर से कोई इंप्योरिटी ऐड करोगे या बाहर से कुछ डालोगे, देखिए बेटा जी कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसके सारे के सारे एलिमेंट उसी से बने हुए हैं, कंप्लीटली सेम है, ठीक है। तो समझिए अगर आप बाहर से कुछ भी डालेंगे तो वो उस सॉलिड के लिए क्या होगी, इम्प्योरिटी, राइट, वो क्या होगी उसके लिए, इम्प्योरिटी। तो अगर आप बाहर से कुछ डालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई सॉलिड पड़ा हुआ है और उस सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, अंदर अंदर आपने बाहर से कुछ नहीं डाला, तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक डिफेक्ट। कई बार पूछ लेता है इंट्रिंसिक कौन सा होगा, ये होगा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। Whereas यहाँ पर मैं बात करूं इंप्योरिटी डिफेक्ट अगर पूछा जाए तो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट होगा, क्योंकि बाहर से आप कोई इंप्योरिटी ऐड करते हो, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा जी, जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा ये दो कंपाउंड में बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है। एक तो नॉन आयनिक कंपाउंड में, एक आयनिक कंपाउंड में। नॉन आयनिक का मतलब क्या है कि कोई भी प्लस माइनस यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, और नॉन आयनिक में भी आगे दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, आपका एक वैकेंसी डिफेक्ट होगा और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है कि आपका ये था सॉलिड, लेकिन क्या हुआ बेटा जी, इसने कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, एटम अपनी जगह को भूल जाएगा, और उस जगह को भूल जाएगा और कहीं और चला जाएगा बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी। तो इसी को बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी लेटेस्ट साइट का अपनी जगह को छोड़ देना, एटम को अपनी जगह को छोड़ देना, या लेटिस साइड बोल सकते हो, उसका खाली हो जाना, वही क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। और क्या बोलते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, ऑफ कोर्स डेंसिटी कम होगी ना, क्योंकि डेंसिटी किसमें बात करते हैं, डेंसिटी होती है एक यूनिट सेल की, तो इस यूनिट सेल में क्या होगा बेटा जी, डेंसिटी कम हो जाएगी इस एटम के जाने की वजह से। अब देखते हैं आगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो एटम है उसने, देखिएगा इंटरस्टिशियल, ये हो गया हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि कोई जो एटम है वो अपनी, सॉरी प्लस नहीं बनाएंगे क्योंकि नॉन आयनिक का है, ठीक है, नॉन आयनिक का है। तो इंटरस्टिशियल में क्या होगा, अपनी किसी लेटेस्ट साइट पर आकर कोई जो एटम होगा वो इंटरस्टिशियल साइट पर आकर क्या होगा बेटा जी, बैठ जाएगा। जब इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठ जाएगा तो क्या होगा, कहां से आया है इससे मतलब नहीं है, ये कहां गया था उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या है सिर्फ कि भाई कोई एटम था जो किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है जिसने, ठीक है। तो बेटा जी ये जो होगा इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसकी डेंसिटी क्या होगी, होल ऑफ द डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, whereas यहाँ डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। कोई पूछेगा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कौन सा, तो वैकेंसी डिफेक्ट इज द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ओके। आगे चलते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक में क्या होगा बेटा जी, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल, यानी कि अब क्या होगा, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से
बना दिया, ये बना दिया। तो आपका क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे भी बना सकते हो बेटा जी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप नीचे भी बना सकते हो, प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या होगा बेटा जी, इसमें कैटायन एनायन दोनों ही एक साथ अपनी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, कहां गए हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे। तो जगह छोड़ देंगे तो फिर आपको पता है उसकी जगह क्या हो जाएगी बेटा जी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। ये मैंने प्लस माइनस भगा दिए। और आपको पता है बेटा जी, कैटायन एनायन क्या होंगे, जब अपनी जगह छोड़ देंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो आई कैन से दैट दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट, राइट। आप देखो और क्या है, और इसकी ट्रिक क्या होती है स्कॉटकी डिफेक्ट की। देखना ट्रिक भी बताती हूँ अभी, पहले ये समझो कि डेंसिटी, अगर होल ऑफ द डेंसिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इट इज सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, अच्छा बेटा जी, अब अगर मैं फ्रैंकल अंतर की बात करूं, यानी सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करूं, देखो तुम्हें ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया, इनमें कोई चार्ज नहीं है। अगर ऐसी पिक्चर आए, ठीक है, तो सब छोड़ देना, वहां पहुंच जाना उन दो में से कोई एक होगा। अगर प्लस माइनस बना आ जाए तो क्या होगा, बाकी सब छोड़ देना, ट्रायंगल स्क्वाड पर आ जाना। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं हटा रही हूँ। अब बात करें बेटा जी अगर हम अपने फ्रैंकल की, तो फ्रैंकल में क्या होगा बेटा जी कि जो एक कैटायन होगा वो अपनी लैटिस साइड को छोड़कर प्लस माइनस प्लस ऐसे ही आप नीचे भी बना सकते हो। ठीक है, आप नीचे भी इस तरीके से इसको लिख सकते हो, और ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि एक कैटायन ने अपनी जगह छोड़ दी और कहा इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठ गया। एक कैटायन ने अपनी जगह छोड़ दी और कहां आकर बैठ गया, इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठ गया। तो अब मुझे बताओ कि इसने जगह छोड़ी तो किसके जैसा हुआ, किससे सिमिलर हुआ, क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, राइट। तो यानी कि ये वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, समहाउ वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, और सिमिलर की बात हो रही है, वैकेंसी डिफेक्ट की, सिमिलर हो गया, प्लस क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठ गया है तो किसके सिमिलर हो गया, एग्जैक्टली इंटरस्टिशियल साइट के सिमिलर हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के सिमिलर हो गया। तो यहां हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब अच्छा एक बात बताइए, ये तो सिमिलर हो गया था वैकेंसी डिफेक्ट के, और ये क्या है, ये दोनों का मिक्स है, यानी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों का मिक्स कौन है बेटा जी, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, और ये क्या है बेटा जी, आपका स्कॉटकी, अच्छा सी नहीं लगा हुआ, स्कॉटकी SC लिख देते हैं बेटा जी। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके, क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि डेंसिटी का वो आपसे बहुत पूछता है और डेंसिटी को भूल जाते हैं बच्चे कि किस में डेंसिटी इंक्रीज होगी, किस में डिक्रीज होगी। वैसे यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि भाई वैकेंसी डिफेक्ट है, तो मेरी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और फ्रैंकल में डेंसिटी बताओ भाई, यहां से गया और वहां जाकर बैठ गया, तो वैकेंसी पर डेंसिटी पर कोई फर्क आएगा क्या, कोई भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा जी, सेम रहेगी। डेंसिटी क्या होगी बच्चा, सेम रहेगी। क्लियर, अच्छा बेटा अब अगर मैं आपसे यहां पूछूं, इसको हटा देते, ठीक है, इसको बाकी सबको हटा देते और सिर्फ अब काम की बातें कर लेते हैं। देखो मैंने आपको 4 पिक्चर समझा दी। आयनिक में अगर आता है और कैटायन एनायन गायब होते हैं, ठीक है, तो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो आपका कौन सा होगा, स्कॉटकी होगा। अगर इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर बैठेगा तो कौन होगा, वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है और इंटरस्टिशियल पर भी जाकर बैठ रहा है, तो फ्रैंकल है। फ्रैंकल किसके सिमिलर है, बताओ जल्दी, किसके सिमिलर है बेटा जी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों के सिमिलर है।
सिमिलर, ठीक है। और ये किसके सिमिलर है बेटा जी? सिर्फ वैकेंसी के सिमिलर है, वैकेंसी के सिमिलर है, सिमिलर, राइट। अच्छा अब यहां समझिएगा, यहां पर डेंसिटी डिक्रीज होगी, यहां पर डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रख लेंगे बेटा जी, फ्रैंकल में कोई भी फर्क डेंसिटी पर नहीं पड़ता, फ्रैंकल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किस पर? डेंसिटी पर, ठीक है। इससे याद रख लेंगे। ये कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे बेटा जी एस से शॉर्ट, एस से शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कि डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वहां क्या बताया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार जल्दी में भी होते हैं बेटा जी, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैंकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एस से शॉर्ट यानी डेंसिटी कम हो जाएगी। और ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि वैकेंसी होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वैकेंट हुआ है, ठीक है। और अगर कहीं पर कोई जाकर बैठेगा तो इंटरस्टिशियल पर जाकर बैठेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की कंफ्यूजन के लिए आप ये वाली ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा बेटा जी, यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मुझे तुम्हें बतानी है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, बहुत ही यूजफुल होती है बेटा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन स्कॉटकी का एग्जाम्पल है, कौन फ्रैंकल का एग्जाम्पल है। तो आई हैव सम ट्रिक फॉर यू एंड द ट्रिक इज कि देखो, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल इसके क्या है? NaCl है, KCl है, KBr है, ठीक है, ओके। इसके एग्जाम्पल क्या है? AgCl है, AgI है, ठीक है। इस तरीके के इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, Zn के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब समझिएगा बेटा, यहां पर मैंने कौन से, यहां पर आपको दिख रहा है ये सारे किसके? एस ब्लॉक के है ना, ठीक है। तो आप यहां से याद रखेंगे एस से शॉर्ट और एस से क्या याद रखेंगे? एस ब्लॉक, यानी कि एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या दिखाएंगे? हमेशा स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले का कैसे याद रखेंगे बेटा? ऊपर वाले का याद रखेंगे जैसे डी एंड एफ ब्लॉक भी आप पढ़ते हो 12th क्लास में, ठीक है। तो डिफेक्ट का डी ले लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि फ्रैंकल एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक वाले ये वाला डिफेक्ट शो नहीं करते, तो एफ का भाई कौन? डी, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आप डिफेक्ट के डी से भी याद रख सकते हो कि भाई इसमें डी ब्लॉक वाले एलिमेंट हमने लेने हैं, ठीक है। या फ्रैंकल से याद रख लो एफ एंड डी वाले दिखाते नहीं है, एफ वाले दिखाते नहीं है, तो डी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी आपको एग्जांपल्स मिल जाए वो सारे क्या है? वो फ्रैंकल के हैं। अब मैं कहती हूँ आपको खुला चैलेंज, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रैंकल और स्कॉटकी, कभी भी नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं तो भी नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए NaCl, KCl और KBr, हाँ, AgCl और AgI, ये तो हमेशा ही याद रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 वर्ड सवाल आता है तो CBSE में कर सकते हो, 1 वर्ड में डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो या एग्जाम्पल बता सकते हो, और 4 ऑप्शन होंगे तो ढूंढ के निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर एक और चीज समझना, क्या समझाना था? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया सिमिलर, हाँ। AgBr का एग्जाम्पल है बेटा जी, ये जो AgBr है ये दोनों में आएगा, दिस इज एन एक्सेप्शन कि AgBr जो होता है वो बार बार आता है। AgBr से याद रख लेंगे बार बार किसमें? दोनों में बार बार आएगा, यानी कि फ्रैंकल में भी आएगा और स्कॉटकी में आएगा। तो यानी AgBr से याद रखेंगे बेटा जी बार बार, ठीक है। बार बार माने फ्रैंकल भी और स्कॉटकी भी, ठीक है। बाकी सब ये शो नहीं करेंगे, बाकी सब में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एक एक्सेप्शन करना है तो याद रख लेंगे AgBr बार बार, क्लियर, डन, याद हो गया इतना, ठीक है बेटा। यहां से बहुत चांसेस हैं आपके पेपर में आने के, अभी तक जितना है उसमें से बताओ, या एक काम करते हैं टोटल कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट आते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर और मेटल एक्सेस डिफेक्ट पर। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में तो कुछ भी नहीं है, जो भी एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं यानी कि डी ब्लॉक वाले, वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे मैं लिख दूं FeO, क्या होगा बेटा जी? मान लीजिए 1 है तो ये 1 के कंपैरिजन में 0.95 ही होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन है +2, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
और बेटा आपको पता है वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से इसका कुछ अमाउंट जो होगा वो +3 में भी गया होगा और +3 में भी जा गया है क्योंकि कुछ अमाउंट +3 में भी है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा जी हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल कम हो गई एज कंपेयर टू एन आयन, क्योंकि इस पर -2 चार्ज है तो इसको पूरा कंप्लीट +2 वाला चाहिए था, लेकिन कुछ पोर्शन किस में चला गया, +3 वाले में चला गया, तो मेटल क्या होगी, कंपैरेटिवली कम हो गई। तो फिर क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि तुम हो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल में कम हो, तुम्हारा मेटल कम है। क्लियर हो गया, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें इतना याद रख लो बहुत है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आएगा व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वाला, ठीक है। अदरवाइज उसको एक न्यूमेरिकल जो है बेटा जी वो करना है, इंडेक्स क्वेश्चन में भी है। अब आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में 2 डिफेक्ट आते हैं बेटा जी। देखो अगर सपोज आई गिव यू दिस लाइन, मैंने कहा तुमसे ये कि ये लाइन है, इसको छोटा करो, तो क्या कर सकते हो, या तो मिटा सकते हो या फिर इसके बराबर में एक बड़ी लाइन खींच सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से है, मेटल को एक्सेस करना है यानी मेटल को बढ़ाना है, तो या तो एनायन को बढ़ा दो या मेटल को ही बढ़ा दो एक्स्ट्रा कैटायन डालकर, ठीक है। तो ये 2 सेम चीजें हो गई जो मैंने तुम्हें लाइन का एग्जांपल दिया। अब देखो बाय एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, जब भी आप NaCl है मान लीजिए, आपने इस पर एक्स रेज डाल दो, या तो एक्स रेज डाल दो, हाई एनर्जी रेज डाल दो, ठीक है, या फिर एक काम करो आप इसको ना सोडियम के वेपर के साथ में हीट अप कर लो। जब आप सोडियम वेपर के साथ में हीट अप करते हो बेटा जी, तो होता ये है कि जो Cl होगा, इसमें जो Cl- होगा वो Cl दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, एक वैकेंसी क्रिएट होगी और उस वैकेंसी में जाकर बैठ जाएगा कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा बेटा जी ट्रैप, ठीक है। कहां पर, एट द वैकेंसी क्रिएटेड बाय एनायन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड एट द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द एनायन। अब आपको पता है बेटा जी, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन होता है तो वो खाली बैठता नहीं है, वेला बैठने का इलेक्ट्रॉन का काम ही नहीं है। वो क्या करता है हमेशा, वो हमेशा क्या देता है बेटा जी, कलर देता है। और इसीलिए जो हमारा NaCl जो अभी तक बिल्कुल चमचमाता सफेद हुआ करता था, वो अब हमारा पीला येलो डर्टी फेलो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ आया। येलो से क्या हो जाएगा, सॉरी व्हाइट से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। डन। क्यों हुआ, क्योंकि जब हम इसके साथ हीट अप करते हैं तो ये आपको पता है ये आयंस में होता है Na+ और Cl-, तो Cl- क्या होगा, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा Cl में और एक इलेक्ट्रॉन में, और ये इसकी तो जगह खाली हो गई ना, और इसकी जगह पर कौन आकर बैठ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ट्रैप हो गया और क्या दे दिया इसने, कलर दे दिया। इसी तरीके से आपसे पूछ लेता है KCl का कलर वॉयलेट है, LiCl का कलर पिंक है। बेटा जी इससे एग्जाम में आपसे कलर पूछेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे इससे कलर पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। कि कौन सा डिफेक्ट है ये बता दो, वरना ये बताओ कि जब इसको जो KCl होता है ये कौन सा कलर शो करता है, LiCl कौन सा शो करता है, ये 3 याद कर लीजिए, बहुत है। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा बाय एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ZnO है, तो होगा क्या बेटा जी, जब इसको हीटअप किया जाता है तो वैसे जनरली रूम टेम्परेचर पर ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो ये हो जाता है Zn+2, ये दे देगा हाफ O2 और ये दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक में बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है भाई, बैलेंस करना होता है ना तो 0 आएगा। अब देखो ध्यान से बेटा जी, अब क्या हुआ, ये ZnO को आपने हीट किया व्हाइट कलर का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ जाएगा, कलर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, एग्जैक्टली ये हो जाएगा येलो कलर का, और ये जो होगा बेटा जी ये इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर बैठ जाएगा, और इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मेटल एक्सेस हो जाएगा बाय एक्स्ट्रा कैटायन। क्लियर, डन, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवर इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने पहले बताया, आप बाहर से क्या करते हो, कुछ डालते हो। इम्प्योरिटी इन आयनिक सॉलिड्स, बेटा जी देखिए
यहाँ पर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक आयनिक सॉलिड में, एक कोवेलेंट सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में क्या होगा, जो NaCl है, नमक है, इसमें आप डाल दीजिए SrCl2। देखो जनरली अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि भाई NaCl में कौन सा डिफेक्ट होगा, सिर्फ NaCl में, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? S ब्लॉक का एलिमेंट है, हाँ है। आयनिक है, हाँ है। तो कौन सा डिफेक्ट हो गया? आयनिक पे जाओ, S ब्लॉक वाले पे जाओ तो उसको स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेगा। क्लियर? देन समझ आया। लेकिन अगर मैंने बाहर से कुछ डाल दिया, अभी तक तो वो इंट्रिंसिक था, अभी तक तो वो इंट्रिंसिक था, जब तक ये नहीं है, ठीक है, खुद ब खुद हो रहा है अंदर अंदर जो भी चल रहा है मामला, ठीक है। लेकिन अब क्या किया हमने, बाहर से कुछ डाल दिया, ठीक है। अब जब बाहर से कुछ डालोगे तो ये इसके लिए इम्प्योरिटी का काम कर रहा है। SrCl2 क्या है, इसके लिए NaCl के तो इम्प्योरिटी है, या तो मेरे जैसा आता, जैसा मैं हूं, लेकिन तू क्यों है, तू तो मेरे लिए क्या है, इम्प्योर है, बेकार है, ठीक है। और ये बेकार वाला बंदा क्या काम करेगा बेटा जी, यहाँ पर जो मेरा Na+ है और ये है मेरा Sr2+। अब आपको पता है, चार्ज बैलेंस करिए, यहाँ 2 आ गया, अब देखो यहाँ 2 है ऑलरेडी, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करो, +2 हो गया, दोनों तरफ चार्ज +2 हो गया। अब ये क्या काम करेगा, ये कहेगा भाई मैं तेरे को डिस्प्लेस करा दूंगा। अभी मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को, या ऐसे समझ लो आप, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा जी, एरो नहीं, रुको, इसको ना, ये इसको डिस्प्लेस करना है ना, ऐसे बना दो। तो एक Sr2+ जो है वो 2 Na को क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से देखो बेटा जी एक वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि एक की जगह तो बैठ जाएगा एक की जगह, और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो बेटा जी यहाँ समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना अमाउंट आपका Sr+2 होगा उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होंगी, ठीक है। कोई मैथ मत लगाओ, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कौन किसके पास जा रहा है, नहीं। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि भाई जितना इसका अमाउंट है उतनी वैकेंसी क्रिएट होगी। मान लो एक क्वेश्चन आता है, मैंने तुमसे कह दिया इतना मोल मैंने डाला है Sr2+, तो बताओ कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, तो क्या देना कि भैया इतना डाले ना तो इतनी वैकेंसी क्रिएट होगी। अब मोल में आपको एटम्स में चेंज करना होगा, तो आप क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से आप भैया मोल को चेंज करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट योर आंसर। कितना, 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23 जाएगा बेटा जी, 3 निकला और एक भी निकलेगा तो 19 आ जाएगा, 6.023 10⁻90, ठीक है। इतनी वैकेंसी क्रिएट होगी। क्लियर हो गया, डन, समझ आया। मान लीजिए मैं यहाँ कह देती मोल परसेंट कहती तो वो परसेंट भाई डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, जाके -6 हो जाएगा, फिर वही सेम चीज, सेम काम। क्लियर, डन, समझ आ गया, ओके। अच्छा, ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, सीबीएसई में भी आते हैं। सीबीएसई में बहुत कम चांसेस है आने की, ठीक है, कंपटीशन में ज्यादा चांसेस है, आपसे पूछता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया। सेम चीज किस में होगी, GCl CdCl2 में होगी, CD+2 चार्ज। एक CD का जो एटम होगा बेटा जी वो 2 Ag को डिस्प्लेस कर सकता है, या आई कैन से रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी, लास्ट है हमारा इम्प्योरिटी इन कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या क्या इम्प्योरिटी, मतलब आप क्या करते हो बेटा जी, जब कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड का मतलब है जो भी आपकी 13 14 ग्रुप की 13 14 और 15 ग्रुप की ये जो एलिमेंट है, जब आप इन दोनों को मिलाते हो बेटा जी, जब दो चीजें यानी कि दो कोवेलेंट सॉलिड्स आपस में मिलाए जाते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है, डोपिंग, ठीक है, क्लियर। आप देखो जब आप 13 14 को आपस में मिलाते हो, यानी कि वो समझ रहे हो ना, आर्सेनिक जर्मेनियम गैलियम जर्मेनियम, ठीक है, तो ये क्या है, ये डोपिंग है, आपस में मिलाना क्यों करते हैं, ताकि हम सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टेंस को और बढ़ा सकें, ठीक है। ये हमारा बेसिक मोटिव होता है इनको डोप कराने का, ठीक है। आप देखो बेटा जी, जब आप 13 14 ग्रुप को मिलाओगे तो आपको मिलेगा पी टाइप, और यहां पर क्या होगा बेटा जी, एक होल जनरेट हो जाएगा, पी टाइप, और यहां क्या जनरेट होगा, एक होल। और जब 14 15 को मिलाते हो तो एक जनरेट होता है बेटा जी आपका एन टाइप, और यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है भाई, मैं लिख दूं बैगन आलू गाजर इनथेला, ठीक है, कहे नहीं, यहाँ आएगा 13 14 15, कहे सीता जी
सुनो प्रभु, और यहाँ क्या हो गया, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास। ठीक है, आप किनकी कराते हो जनरल डोपिंग? जनरली डोपिंग इनकी होती है। तो मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भाई, गेलियम और जर्मेनियम को मैंने मिलाया, क्या मिलने वाला है? पी टाइप मिलने वाला है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। बताओ भाई, जर्मेनियम और आर्सेनिक को मिलाया, क्या मिलेगा भाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा? और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहां क्या जनरेट होगा भाई? होल जनरेट होगा। क्लियर? एक बार समराइज कर लेते हैं बेटा जी। हमने ये जो टोटल पढ़ा है, इसमें से पेपर में क्या आता है ये देखिएगा। इसमें से पेपर में आपसे पूछेगा डायरेक्टली एग्जांपल फ्रैंकल के स्कॉटकी के, सीधे सीधे एग्जांपल पूछेगा। ठीक है, वन वर्ड में भी आ सकता है, मोर देन वन में भी आ सकता है, यही सेम चीज कंपटीशन में भी होती है। एग्जांपल पूछेगा, इन चारों में से इंपॉर्टेंट है कि आपको एक फोटो देगा, उस फोटो से आपको पहचानना होगा कि भाई कौन सा डिफेक्ट है। ठीक है बेटा, इससे जेईई मेंस में पिछले कई सालों में इतने आसान क्वेश्चंस आए हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि वो इन चारों में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ये लेक्चर देखने के बाद भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज ये जो पोर्शन है इसको आप दोबारा रिवाइंड करके देख लो बेटा जी। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जेईई मेंस के वो सवाल इतने इजी होते हैं, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं इतने इजी सवाल होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन विद देम, तो बच्चा सवाल गलत करके आ जाता है। ठीक है, तो चारों में मैंने बता दिया, फोटो देगा, फोटो से पहचानना होगा कि भाई तू कौन सा डिफेक्ट है। ओके, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, एग्जाम्पल पूछ लेगा। इसमें पूछता है डेंसिटी का, चारों का डेंसिटी याद रखना है भाई, किसमें डेंसिटी कम होगी किसमें ज्यादा होगी, ट्रिक मैंने बता दी है। इसमें क्या पूछेगा? इसमें कलर पूछ लेगा, इसका NaCl का वही येलो कलर आता है, इसका वॉयलेट आता है, इसका पिंक आता है, व्हाइट कलर का ये येलो क्यों हो जाता है? तो आप बताओगे भी जिंक ट्रैप हो जाता है। ये वाले पर बेटा जी आपका CBSE में जो देता है वो नोट भी दे सकता है। ठीक है, वैसे यहां से ज्यादा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछेगा। एग्जाम्पल मैंने इसमें पूरे में लिखे हुए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज कॉपी में लिख लोगे तो दी बेस्ट है। कॉपी में एक बार यहाँ पढ़ लिया है ना, इसको मत देखो, कॉपी में अपने आप एक बार इसको लिख कर देखो कि हाँ भाई तुमसे हो रहे हैं, और नीचे क्या लिख लो? डेंसिटी का रिलेशन लिख लो, टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, और एक बार सारे सारे एग्जाम्पल्स लिख लो। पी टाइप एन टाइप का इतना बहुत है, बाकी आप फिजिक्स में काफी सारा पढ़कर भी आते हो। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हम अपना अगला टॉपिक। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, विच इज solids based on the electrical properties and magnetic properties। देखिए बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बात करूं तो तीन तरह के होते हैं सॉलिड। कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बेटा जी ये होते हैं, ये तो आपने पहले से पढ़ा है, पर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर होते हैं वो कंडक्ट कर पाते हैं, इंसुलेटर नहीं कर पाते। वो अभी हम इस लेक्चर में अभी इस वाले पार्ट में जानेंगे। देखिए बेटा जी, कंडक्टर की बात करते हैं तो ये यहाँ पर आपको रेंज दिख रही है, ये कंडक्टिविटी रेंज है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत कम है, और इसकी क्या है बेटा जी? इंटरमीडिएट है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? कंडक्टिविटी रेंजेस हैं, जो कि आपको देखने से भी पता चल रहा है कि भाई इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, इसकी मीडियम होगी और इसकी बहुत कम होगी। ठीक है, चलिए अब हो गए यहाँ पर दो तरीके के कंडक्टर्स आगे बेटा जी। एक तो हो गया मेटालिक और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। बेटा जी इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होती है या कंडक्टर्स बोल दूं, ये होती है ड्यू टू आयंस, और इसको हम कहाँ देखते हैं अच्छे से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और मेटालिक कंडक्टर्स की अगर बात करूं तो आपको पता है कि भाई जो मेटल होता है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है मेटल्स में। आप देखिएगा बेटा, इसको एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है जिसका नाम होता है बैंड थ्योरी। ठीक है, अब बैंड थ्योरी क्या कहती है कि हम दो तरीके के बैंड बनाएंगे, एक होगा वैलेंस बैंड, एक होगा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और कंडक्शन बैंड का मतलब है कि जब वैलेंस बैंड, देखिएगा बेटा जी ये कंडक्शन बैंड है CD। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये ओवरलैप्ड है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी?
क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, तो वो फटाफट से किसमें जा सकता है, कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और आई कैन से कि अगर मेरा वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड है, ठीक है, फिल्ड वैलेंस बैंड है बेटा जी, और यहां पर क्या है मेरा कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन फिर भी जा सकता है। ठीक है, तो बैंड थ्योरी क्या कह रही है, बैंड थ्योरी कह रही है कि मेटल्स में अगर बात की जाए तो मेटल्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो बहुत कम होता है। इवन दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कंडक्टर्स। अब देखिए, इसको मैं हटा रही हूं। अगर मैं इंसुलेटर में यही बात करूं बेटा जी, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देती हूं ये इस तरीके से कि ये यहां पर वैलेंस बैंड है और ये फिल्ड वैलेंस बैंड है, राइट। इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन जो है बेटा जी क्या है, फील्ड है। ठीक है, क्लियर। और ये क्या बेटा जी, कंडक्शन बैंड विच इज एम्बिट। ओके, अब इंसुलेटर्स में अगर बात की जाए तो इंसुलेटर में क्या होगा बेटा जी कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि लार्ज एनर्जी गैप होगा। ओके, और इस लार्ज एनर्जी गैप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आप कितनी भी एनर्जी दे दीजिए बेटा जी, वो ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे कि सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, वुड हुआ, रबर हुआ बेटा जी, दे आर व्हाट, दे आर इंसुलेटर्स। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। अगर आप एनर्जी देंगे भी तो वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को उतने ऊंचे वाले बैंड में ट्रांसफर करा पाए। ओके, आगे आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा जी? सेमीकंडक्टर्स हो गए क्योंकि दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा जी, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उनके बीच में बहुत ही स्मॉल एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप होगा। और बेटा जी इस स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से ये क्या है बेटा जी, सेमीकंडक्टर है, कि ना तो ये पूरी तरह से कंडक्टर है ना ये पूरी तरह से इंसुलेटर है। क्या है ये? बीच के हैं, सेमीकंडक्टर। ओके ओके, अब आगे चलते हैं बेटा जी। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें एक जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को या कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक प्रोसेस होता है विच इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग कराई जाती है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़े पहले भी कराया था, मतलब लास्ट लेक्चर में कराया हुआ था। 13, 14, 15 ग्रुप है। हमने क्या किया बेटा जी, 13 में 14 को मिला दो, क्या है? डोपिंग है। डोपिंग क्यों की गई? ताकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ाई जा सके। ठीक है, दैट वाज द मेन पर्पस, राइट। इससे क्या बनता था? होल बनता था। इससे क्या बनता था? इलेक्ट्रॉन बनता था। ओके, डन, फिनिश, करा। इससे क्या आएगा? इससे एक तो ये डोपिंग वाला प्रोसेस आ सकता है, जो कि आप पहले भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट में पढ़ चुके हो। और क्या आएगा? कंडक्शन बैंड थ्योरी आ सकती है, मतलब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या है, कितना गैप होता है, रेंजेस, बस, और कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेट। तो देखिए बेटा जी, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 5। ठीक है, ये 5 मैंने आपको सॉलिड को डिवाइड किया हुआ है वाइडली। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक, डाया, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी। बेटा जी पैरामैग्नेटिक होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब विच दे आर वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है बेटा जी कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? बिकॉज बेटा जी जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज अ टाइनी मैग्नेट, यू नो दैट। ठीक है, और ये दो मोमेंटम शो करता है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जो इससे निकल कर आता है नेट एंगुलर मोमेंटम। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, इसके टाइनी मैग्नेट बिहेवियर होने की वजह से ही
हम सॉलिड को ऐसे डिवाइड करवा पा रहे हैं। ओके, तो पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? जो वीकली अट्रैक्टेड होगा। एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं बिकॉज दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक होता है वीकली रिपेल्ड बिकॉज दे आर हैविंग they do not have any unpaired electron. Their electrons are क्या कह सकती हूँ? पेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड कह सकती हूँ। ओके, तो वो क्या होते हैं? पेयर होते हैं, जैसे NaCl है, वाटर है। ओके, फेरोमैग्नेटिक में बात करते हैं बेटा जी। ये ना पेयर्ड वाला फॉर्मूला हमेशा मत लगा देना कि ठीक है ये जनरल है। ठीक है, ये जनरल है कि जनरली जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं। ठीक है, दिस इज जनरल। ठीक है, ओके। फेरोमैग्नेटिक को समझना बेटा जी, ये जो मैंने गोल गोल ये बनाए हुए हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डोमेन्स हैं। डोमेन्स का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की एक ही डायरेक्शन होती है तो उसका हम एक डोमेन बना देते हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। यही है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं जिनकी अपवर्ड डायरेक्शन है। इसमें यहां देखना, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं उनमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग दिस डायरेक्शन। समझ गया बेटा जी? तो ये क्या है? अपवर्ड और डाउनवर्ड या फिर किसी भी और डायरेक्शन में रैंडमली मैं बना दूं तो इसमें ये बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है। ओके, तो अगर सारे के सारे सेम डायरेक्शन में होते हैं यानी कि ऑल द डोमेन्स, ठीक है, सारे के सारे अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये होता है बेटा जी फेरोमैग्नेटिक एंड दिस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल में याद करेंगे फिकोनी। ठीक है, फिकोनी इनऑर्गेनिक में भी बहुत यूजफुल आएगा, जब इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो देखेंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक में अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि जितना अपवर्ड गया था मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या हो गया बेटा जी? मैग्नेटिज्म उतना ही डाउनवर्ड हो गया। तो नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डन। ओके, फेरी में आता है बेटा जी। फेरी में क्या होता है कि कुछ अपवर्ड होंगे कुछ डाउनवर्ड होंगे, रैंडम है। ठीक है, बट दे आर पोजेसिंग लार्ज मैग्नेटिज्म, जैसे कि फेराइट्स और Fe3O4। अब मैं बता दूं कि इस वाले टॉपिक से क्या आता है। इस वाले टॉपिक से आपके जनरली एग्जांपल्स आते हैं और इनकी फोटो आती है। तो इनकी फोटो को ध्यान रखिए, किसमें डोमेन्स कैसे हैं। लार्ज जो मैग्नेटिज्म शो करेगा वो फेरो होगा, कम उससे कम जो शो कर रहा है वो फेरी है, क्योंकि कुछ जो है वो रैंडमली नीचे भी जा रहे हैं। एंटी जो होगा वो बिल्कुल ऐसा है जैसे डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, वैसा नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात कर रहे हैं। और ये तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बच्चा। ये तो जब आप MOT पढ़कर आते थे तब भी पढ़ते थे, राइट? ठीक है, ये तीनों नए हैं। फोटो जरूर ध्यान रखनी है, फोटो से सवाल आ सकता है। बाकी इतना करेंगे दैट इज सफिशिएंट। जितना पढ़ाया है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बोथ कॉम्पिटिटिव एंड CBSE। Okay guys, if you like this one shot then subscribe to my channel and share it with your friends। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वन शॉट में, अगले लेक्चर्स में। अगर कोई भी सजेशन है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत सारा खुश रहिए। बाय।